नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कोविड नियमों का पालन करिएगा, घर में रहिएगा और मास्क का प्रयोग करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइएगा। जब भी घर से बाहर जाएं या आएं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, तभी हम अपने आप को और अपने समाज को इस आपदा की घड़ी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी में अगला टॉपिक। इससे पहले हमने ये जाना कि हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ गतिविधियां होती हैं जिनसे पृथ्वी लगातार बदलती रहती है। हमने ये जाना कि पृथ्वी के भीतर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के भीतर काम करती हैं, जिन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जिन्हें हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर सतह पर काम करती हैं। तो पृथ्वी की जो स्थलमंडलीय प्लेट्स हैं ये भी हमेशा गतिशील होती हैं। तो पृथ्वी के स्थल में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ये भी जाना कि किस तरह भूकंप आते हैं और किस तरह ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर फर्क डालते हैं। ये अंतर्जनित बल के उदाहरण थे। आज हम जानेंगे कि एक्सोजेनिक फोर्सेस, बहिर्जनिक बल, किस तरह से पृथ्वी की स्थलाकृति को प्रभावित कर। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि बहिर्जनित बल किस तरह पृथ्वी की स्थलाकृतियों को प्रभावित करते हैं। और इसमें सबसे पहले अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी की सतह पर शैल हैं, वो अपक्षय की क्रिया के माध्यम से टूटते रहते हैं। पहाड़ या शैल या मिट्टी किस तरह से टूटती है, क्या कारण बनते हैं? या तो जल होता है, मतलब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो आपने देखा होगा ज़मीन बह जाती है, स्थलाकृतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, पवन, बड़े ज़्यादा तूफान या बड़ी ज़्यादा बर्फ पड़ जाती है, तो इससे मृदा का क्षय होता है, अपर्दन होता रहता है। और ये पदार्थ अपरदित पदार्थ होता है, जो इरोजन हुआ होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां पे निक्षेपित कर देते हैं, मतलब वहां पे इकट्ठा कर देते हैं। आपने देखा ही होगा नदियों के किनारे भी मिट्टी, पत्थर, कंकर या जो भी उसके अंदर सामान होता है, वो जब नदी का बहाव आता है तो वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। और वहां पे जब अनेक सालों तक लगातार ये मिट्टी, पत्थर, कंकर आते रहेंगे, लगातार नदी वहां पे छोड़ती रहेगी, तो धीरे धीरे समय के साथ वो वहीं पर पक्के होते जाते हैं। तो पृथ्वी की स्थलाकृति का स्वरूप बदल जाता है। इस तरह नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अब हम जानेंगे कि नदी इसमें क्या प्रभाव डालती है। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ये बात तो आप समझते हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। मतलब अगर तो जमीन कमजोर होगी तो नदी तो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी, परंतु अगर कोई शैल बहुत ही कठोर होगा, नदी उसको नहीं बहा सकती, तो वहां से नदी ऊपर से नीचे गिरेगी और उसे एक जल प्रपात बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जल प्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स जलप्रपात है। तो ये इस तरह से होते हैं। ये नियाग्रा वाटरफॉल का आपको उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे समझाया गया है कि कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। जल अपनी शक्ति से, जो मृदु मतलब थोड़े सॉफ्ट शैल होंगे, उनको काट देगा, परंतु जो कठोर शैल है वो कटता नहीं है, तो उससे पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है, तो एक फॉल बन जाता है। और अब नदी और क्या करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार बहाव, ये बहाव होता है नदी का। इन मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प। सर्प होता है सांप, तो सांप जैसी जो पोजीशन बनती है उसको हम कहते हैं विसर्प। और अब इन नदी लगातार बह रही है तो इन विसर्पों पर भी लगातार निक्षेपण होता रहता है। नदी अपने साथ कुछ बहा के लाई, यहां पे इकट्ठा हो गया। जहां पे पानी का फ्लो कम हो जाएगा वहां पे जो भी उसके साथ अपर्दित पदार्थ आएगा वो वहीं पे निक्षेपित हो जाएगा।
और कई बार ये निक्षेपण इतना अधिक हो जाता है, हर बार नदी आएगी यहाँ पे कुछ ना कुछ जमा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जमा हो रहा है, तो कुछ समय के बाद, अनेक वर्षों के बाद ये हिस्सा नदी से कट जाएगा और यहाँ पे एक झील बन जाएगी जिसको हम चाप झील कहते हैं। अब आप समझे, विसर्प हमने कहा, नदी के मोड़ों को विसर्प कहा, और जो वो नदी निक्षेपण कर रही है उसकी वजह से चाप झील बन रही है वो नदी का हिस्सा, परंतु उसके बीच में वो जो मलबा वगैरह इकट्ठा हो गया उसकी वजह से वो अलग हो गया, परंतु वहां पे पानी रहता है और वो चाप झील बन जाती है। कई बार क्या होता है, नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। जब नदी में पानी अधिक हो गया या नदी के अंदर इतना अवसाद हो गया कि नदी का पानी बाहर आने लग गया, तो वो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के साथ नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ मिट्टी, गारा, जो भी पत्थर कंकर जो भी आएगा उसको वहीं पे छोड़ जाएगी। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जहां शैलों का निर्माण हमने पढ़ा था। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जो नदी की बाढ़ की वजह से जो मैदान बनता है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि नदी पता नहीं कहाँ कहाँ से बह के आ रही है, तो अनेक तत्व होते हैं उसमें, तो उससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। नदी के उतथित तटों को तटबंध कहते हैं। जो नदी के आसपास थोड़ा उथला इलाका होता है, जो नदी का, जिसको हम तट कहते हैं, उसे तटबंध कह देते हैं। और बच्चों, जब नदी चलती है तो उसकी अंतिम जो मंजिल होती है वो समुद्र होती है, और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे एक उदाहरण से आपको समझाया गया है। जब नदी, ये मुख्य नदी यहाँ पे आ रही है, समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते ये धीमी हो जाएगी तो अनेक धाराएं बन जाएंगी। इन्हें हम वितरिका कहते हैं। वितरिका मतलब वितरण हो गया इनका। और जो इसके साथ जितना भी मलबा, गाद वगैरह आया होता है, वो इतनी धीमी हो जाती है कि वो सारा मलबा, मिट्टी, कंकर यहीं पे रह जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे, और सिर्फ पानी बह के, धीरे धीरे पानी बह के समुद्र में जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी ये अवसाद अपने साथ लाए थे वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। उसकी वजह से जो निर्माण होगा उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो जहां पे नदी समुद्र के साथ मिलती है, उसके आसपास नदी के साथ लाए गए अवसाद से जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना कि नदी किस तरह से स्थलाकृति को प्रभावित करती है। किस तरह से, आप देखिए, जहां पर पहले नदी थी वहां पे चाप झील बन जाती है, तटबंध बन जाते हैं, बाढ़कृत मैदान बन जाते हैं जो कभी होंगे और अनेक सालों बाद वहां पे नहीं होंगे, और नए डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से नदी समय समय पर पृथ्वी की स्थलाकृति को परिवर्तित करती रहती है। यही काम समुद्री तरंग भी करती है। समुद्र के बीच उठने वाली जो लहरें हैं वो भी यही काम करती हैं। ये किस तरह से काम करती हैं? समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। यहाँ देखिए, जब तरंगे वो बीच में शैलें होती हैं उनसे टकराती रहती हैं, तो बार बार पानी टकराने से क्या होता है, वहां पर केवल गुफाएं बन जाती हैं। पानी बार बार यहाँ से जाएगा, बार बार यहाँ पे हिट करेगा, बार बार हिट करेगा, तो ये गुफा बन जाएगी और ये बड़ी होती रहती है। और इसी तरह केवल शैल बहुत मजबूत होता है तो उसके साथ टकराती रहेगी, तो वो नीचे से वो क्षरित होता रहेगा। तो इस तरह से तटीय मेहराब बन जाएंगे। ऊपर से ऐसे लगेगा ये छत सी बन गई है और नीचे से पानी इसको निकालता रहेगा, मिट्टी को निकालता रहेगा। और कई बार क्या होता है कि ऊपर की जो छत होती है वह भी टूट जाती है और सिर्फ दीवारें बचती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैक। कई बार छत टूट जाती है। देखिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पे जो तटीय मेहराब बना था, ऊपर की जो छत थी वो भी नीचे से जब मिट्टी निकल गई तो वो कमजोर हो गई होगी, गिर गई होगी, तो वहां पे दीवारें खड़ी रह गई, तो स्टैक उसको बोलते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे छैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ऊर्ध्वाधर होते हैं इस तरह से जो यहां से पानी होगा और ये जो ऊंचे शैलीय तट होंगे उन्हें हम समुद्र भृगु कह देते हैं। और जो समुद्र तरंग किनारों पर अवसाद जमा करती है उसे हम समुद्री
पुलिन कहते हैं। ये भी तरंगे जब तट पर पहुंचती हैं तो अपने साथ जो अवसाद वगैरह ले जाती हैं उसको अपने तट पर छोड़ देते हैं। ये आपने फिल्मों में देखा होगा, जब समुद्र से लहरें आती हैं तो उसके साथ उसके अंदर जो कुछ भी होता है, कई बार मिट्टी के कण होते हैं, कई बार कंकर होते हैं, कई बार जो सामान कूड़ा कचरा बीच में फेंका गया होता है वो भी बह के किनारे पे लग जाता है। उसके बाद पानी जब वापस जाता है तो वो सामान वहीं पे रह जाता है। तो इससे समुद्री पुलीन का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने ये जाना है किस तरह समुद्री तरंगें और नदियां पृथ्वी की स्थलाकृति को प्रभावित करते हैं और परिवर्तित करते हैं। तो आप कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।